हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं क्लास 8 के चैंपियन बच्चों? स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं इस अमेजिंग से सेशन को। जैसा कि आप देख रहे हैं, कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर को आज हम स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को आपको अगले 1 घंटे में आपके ब्रेन के लाइब्रेरी में इसको हम सेट कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू नेचुरल रिसोर्सेज, देन हम लोग पढ़ेंगे इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, देन हम लोग एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, देन कोल पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ कोल, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड देन टाइप्स ऑफ कोल, और देन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक आपका पेट्रोलियम पढ़ेंगे। पेट्रोलियम पढ़ेंगे डिटेल में। और क्या पढ़ेंगे सर? अकरेंस ऑफ पेट्रोलियम। ये सब चीज़ें हम लोग आज के इस सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? वैसे रिसोर्सेज जो कि हमको नेचर की तरफ से मिलता है बाबू, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ये रिसोर्सेज आपका दो तरह का हो सकता है, एक इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा आपका हो सकता है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है और इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको हम लोग अब डिटेल में जान दें। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज को अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। ये वैसे रिसोर्सेज हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है नेचर में, नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये कभी भी ख़त्म होने वाला नहीं है। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज है जो कि अनलिमिटेड मात्रा में प्रेजेंट होता है नेचर में और ह्यूमन एक्टिविटीज से ये ख़त्म होने वाला नहीं है। एग्जाम्पल सनलाइट और एयर एट्सेट्रा, ये जो है ये सब आपके इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी नेचर की तरफ से दिए हुए ऐसे रिसोर्सेज जो कि आप अपने एक्टिविटी से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। वैसे रिसोर्सेज को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। क्या यहाँ तक क्लियर है? ना बात करते हैं इसमें विंड पावर। विंड पावर भी तुम्हारा इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, नेचर के द्वारा यहाँ पे क्रिएट होता है एनर्जी। क्या कह रहा है? विंड पावर इज अ सस्टेनेबल एंड रीन्यूएबल एनर्जी एंड हैज़ अ मच स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट कंपेयर टू बर्निंग फॉसिल फ्यूल। इसका जो इम्पैक्ट है नेचर में वो भी क्या है बाबू? कम है। किसके कंपेयर में? बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। देन बात करते हैं सोलर पावर। सोलर पावर क्या करता है बाबू? सोलर पावर क्या करता है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या करता है बाबू? सनलाइट से क्या करता है? लेट सपोज ये हमारे पास सनलाइट है, ये क्या है बाबू? सन है, और इस सन से क्या आ रहा है सर? इस सन से आ रहा है लाइट, है ना? इस सन से क्या आ रहा है? लाइट आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या करता है? लाइट एनर्जी को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है बाबू तुम्हारे, कन्वर्ट कर देता है तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्लियर है एकदम? लाइट एनर्जी को यह क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसे हम क्या कहते हैं? सोलर पावर कहते हैं। तो ये सोलर पावर क्या कर रहा है? कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से ये क्या करता है? ये लाइट से क्या करता है बाबू? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देता है। ना बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है? अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये वैसे रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर में पाए जाते हैं लिमिटेड मात्रा में। लिमिटेड मात्रा में जो रिसोर्सेज आपके नेचर में पाए जाते हैं वैसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। लिमिटेड मात्रा में जो रिसोर्सेज आपके नेचर में पाए जाते हैं वैसे रिसोर्सेज को हम लोग कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ये एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ये आपका ख़त्म हो सकता है, ह्यूमन एक्टिविटीज से ये खत्म हो सकता है। इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, नेचुरल गैस। ये सब तुम्हारा क्या है बाबू? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। तो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने दो चीज़ पढ़ा, एक इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज और एक हमने पढ़ा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वैसे हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म नहीं हो सकते हैं, और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वैसे हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटी से खत्म हो सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्या है बाबू? फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट क्या होता है सर? तो फॉरेस्ट भाई आपका एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज होता है। ये आपका वाइल्ड लाइफ है, और ये क्या है भाई? कोल है। तो ये सब जो है बाबू, ये सब का सब तुम्हारा क्या है? एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है, यानी कि ये सब लिमिटेड अमाउंट में, याद रखना बाबू, लिमिटेड अमाउंट में होते हैं नेचर में। ये सब तुम्हारे क्या होते हैं? लिमिटेड अमाउंट में नेचर में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ तक क्लियर है एकदम?
ना बात कर लेते हैं कोल के ऊपर। सर कोल क्या होता है? कोल हार्ड एज स्टोन, स्टोन की तरह कोल जो है वो आपका क्या होता है? हार्ड होता है। यूज टू कुक फूड, इसका इस्तेमाल किया जाता है खाने को पकाने में। गांव क्षेत्र में जाओगे ना तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है कुक फूड में, है ना। इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम, और रेलवे इंजन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये क्या करे? भाप जनरेट कर पाए, है ना। क्या जनरेट कर पाए बाबू? भाप जनरेट कर पाए। उसके बाद कह रहे हैं इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और थर्मल पावर प्लांट्स में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोड्यूस कर पाएं। क्लियर है? थर्मल पावर प्लांट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएं। और एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, और एज अ फ्यूल भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कई सारे इंडस्ट्रीज में। तो क्लियर है? कोल क्या होता है? हार्ड होता है, स्टोन की तरह यूज किया जाता है फूड में, है ना। फूड को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम, भाप जनरेट करने के लिए किया जाता है। और थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ कई सारे इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो अब बात करते हैं स्टोरी ऑफ कोल के ऊपर। बाबू की स्टोरी ऑफ कोल जो है वो क्या होता है? तो कह रहा 300 मिलियन ईयर अगो, यानी 300 मिलियन साल पहले की बात है कि अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, अर्थ जो है हमारा वो एक घना जंगल था। क्या कहता है बाबू कि 300 मिलियन ईयर अगो, यानी 300 मिलियन साल पहले की बात है कि अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट, अर्थ जो है वो क्या होता है? एक घना जंगल होता है। ड्यू टू फ्लोडिंग, यानी कि बाढ़ आने की वजह से क्या होता है? फॉरेस्ट गॉट ब्यूरिड अंडर द सॉइल, फॉरेस्ट जो है वो कहाँ चल जाते हैं बाबू? वो दफन हो जाते हैं, सॉइल के नीचे दफन हो जाते हैं। सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम, और उसके ऊपर क्या होता है? सॉइल जो है वो डिपोजिट हो जाता है। टेम्परेचर अल्सो रेज, टेम्परेचर जो है वो भी क्या होता है? इंक्रीज करता है तुम्हारा, है ना। और साथ ही साथ क्या कह रहा है? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर हो जाता है। डेड प्लांट गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल, और ये जो डेड प्लांट्स है ये धीरे धीरे क्या होते हैं बाबू? कन्वर्ट कर जाते हैं कोल में। और ये स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। और ये जो धीरे धीरे क्या हो रहा है? धीरे धीरे जो तुम्हारा वेजिटेशन है जो कि बहुत साल पहले क्या हो गया था? दफन हो गया था ज़मीन के अंदर, वो धीरे धीरे क्या हुआ? कोल में कन्वर्ट हो गया है। और इसी प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइजेशन कहते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं बाबू? कार्बोनाइजेशन कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? नाउ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये क्या होता है सर? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कह रहा है द प्रोसेस ऑफ हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। जब हम लोग कोल को क्या करें बाबू? हीट करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं? कोल को हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में। एयर के एब्सेंस में जब हम लोग कोल को हीट करते हैं उसी को डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल कहा जाता है। कह रहा है कोल कंटेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सच एज कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर। कोल में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो कार्बन प्रेजेंट होता है भाई, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है और सल्फर प्रेजेंट होता है। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल को हम लोग हीट करते हैं एयर के एब्सेंस में, ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन, तो हमको कई सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। द मेन प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आर एज फॉलो, कई सारे मेन प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोक के ऊपर। एक है हमारा बाबू क्या? कोक। तो कोक क्या होता है सर? तो कोक जो है आपका टफ होता है, पोरस होता है एंड ब्लैक सब्सटेंस होता है, मतलब हार्ड होता है और उसमें पोर होते हैं, पोर यानी कि छेद होता है, और ये ब्लैक कलर का क्या होता है? सब्सटेंस होता है। क्लियर? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये जो आपका कोक है बाबू ये क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है। डायरेक्ट को आपको सवाल में ये लाइन मिल जाएगा कि प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन होता है? तो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन होता है बाबू? कोक होता है। याद रखिएगा, प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन कौन होता है? प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन हमारा कोक होता है। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, स्टील के मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, मेटल के एक्सट्रैक्शन में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेटल को जब हम लोग सेपरेट करते हैं इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कोक का। तो कोक आपका टफ होता है, पोरस होता है, ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है, प्योर फॉर्म है कार्बन का। याद रखिएगा, प्योर फॉर्म है कार्बन का, और स्टील के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल किया जाता है, और साथ ही साथ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इधर देखो, इधर। हाँ, ना बात करते हैं कोल टार के ऊपर। कोल टार क्या होता है सर? तो ये ब्लैक होता है, यानी कि काला कलर का होता है, और थिक लिक्विड, काला कलर का, ब्लैक कलर का ये थिक लिक्विड होता है, गाढ़ा लिक्विड होता है। अनप्लेजेंट स्मेल, इसका स्मेल बहुत ही गंदा होता है। यूज इन सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव परफ्यूम, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल, नेफ्थलीन्स, इन सब के क्या किया जाता है? इन सब के सिंथेसिस में इसका इस्तेमाल किया जाता है कोल टार का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस, ये 200 सब्सटेंस, लगभग 200 सब्सटेंस का ये क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये जो कोल टार है आपका लगभग 200 सब्सटेंस का क्या होता है? मिक्सचर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लगभग 200 सब्सटेंस का ये मिक्सचर होता है। कौन बाबू? कोल टार।
अब बात करते हैं कोल गैस के ऊपर, इधर उधर नहीं देखो, इधर देखो, कोल गैस के ऊपर बात कर रहे हैं। तो कोल गैस क्या होता है? कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से तुम्हारा कोक मिलता है उस दौरान कोल गैस जो है हम लोग ऑब्टेन करते हैं। यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज, कोल गैस का भी इस्तेमाल कई सारे इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल किया जाता है। सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट, जो कि सिचुएटेड होता है कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के आसपास। इट कंटेन हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड सम अदर गैसेस। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो इसमें सर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ अदर गैसेस इसमें प्रेजेंट होता है। याद रखना, कोल गैस में क्या क्या प्रेजेंट होता है बाबू? तो हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बोलो मेरे साथ साथ क्या क्या प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, मीथेन प्रेजेंट होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है और कुछ अदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं। हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड आपके प्रेजेंट होते हैं किसमें? कोल गैस में। ना बात करते हैं अमोनियम कंपाउंड्स के ऊपर कि अमोनियम कंपाउंड्स क्या होता है। कह रहा है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म ड्यूरिंग डिस्टिलेशन। एक मिक्सचर ऑफ कंपाउंड है जो कि तुमको कब मिलता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से मिलता है। किससे मिलता है आपको? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से एक कंपाउंड मिलता है जिसे हम क्या कह रहे हैं? अमोनियम कंपाउंड। दिस कंपाउंड फॉर्म एमोनियकल लिक्योर। ये क्या बनाता है? एमोनियकल लिक्योर बनाता है। व्हेन डिजोल्व इन वाटर, जब इसे हम डिजोल्व करते हैं यानी कि घोलते हैं पानी में। विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, जो कि इस्तेमाल किया जाता है एज अ मैन्युफैक्चर, एज अ तुमको फर्टिलाइजर के मैन्युफैक्चर में। मतलब देखो क्या होता है, अमोनियम कंपाउंड जो है वो तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। ठीक है, किससे बनता है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से बनता है। कोल के डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से क्या बनता है? अमोनियम कंपाउंड बनता है। होता क्या है ये, इसमें कंपाउंड क्या करता है? अमोनियकल लिक्योर बनाता है। इसको जब हम डिसॉल्व करते हैं पानी में, है ना, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, यानी फर्टिलाइजर्स बनाने में। जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स आते हैं ना, आर्टिफिशियल खाद, है ना, उसको बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं एमोनियकल लिक्योर को डिसॉल्व करके पानी में। अब गैसियस फ्यूल ऑब्टेन फ्रॉम कोक, गैसियस फ्यूल जो कि ऑब्टेन होते हैं हमें कोक से। कह रहा कोक रिएक्ट विद स्टीम, कोक जो है स्टीम के साथ या एयर के साथ रिएक्ट करके गिव टू इंपॉर्टेंट फ्यूल कॉल्ड वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस। दो इंपॉर्टेंट गैस हमको देता है। कौन कौन सा बाबू? फर्स्ट है हमारा वाटर गैस और सेकंड है हमारा प्रोड्यूसर गैस। बोथ गैसेस आर यूज्ड एज इंडस्ट्रियल फ्यूल्स, और दोनों गैसेस का इस्तेमाल एज अ इंडस्ट्रियल फ्यूल किया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोक है, कोक को हमने रिएक्ट कराया बाबू स्टीम के साथ, है ना। याद रखिएगा 1270 केल्विन पे जब कोक को हम लोग स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। जब कोक को हम लोग क्या करते हैं बाबू? स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं 1270 केल्विन पे, तब हमको क्या मिलता है? वाटर गैस मिलता है। याद रखिएगा, जब हम कोक को क्या करते हैं बाबू? रिएक्ट कराते स्टीम यानी भाप के साथ 1270 केल्विन पे, तब हमको क्या मिलता है? वाटर गैस मिलता है। यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड तुम्हारा गैस के फॉर्म में है और तुम्हारा H2 भी तुम्हारा गैस के फॉर्म में है, और ये तुम्हारा कोक जो है सॉलिड है और ये H2O जो तुम्हारा है गैस के फॉर्म में। उसके बाद दूसरा तुम्हारा दिया हुआ कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस, इन तीनों को हम क्या करा रहे हैं? रिएक्ट करा रहे हैं 1273 केल्विन पे, तब हमको मिलता है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन गैस, या जिसे हम प्रोड्यूसर गैस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बाबू? प्रोड्यूसर गैस। तो वाटर गैस कैसे मिलता है और प्रोड्यूसर गैस कैसे मिलता है, ये क्लियर है। वाटर गैस जो है वो हमको मिलेगा 1270 केल्विन पे, और जो प्रोड्यूसर गैस है वो हमको मिलेगा 1273 केल्विन पे। now बात कर लेते हैं अब भाई टाइप्स ऑफ कोल के ऊपर। कितने प्रकार के कोल होते हैं? तो देखो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कंटेनिंग, कि किसमें कितना अमाउंट ऑफ कार्बन है उसके बेस पे हम लोग